Children, we were doing the civil war, but before starting this, मैं चाहती हूँ कि आप ये ब्लू बॉक्स पढ़ें और ये प्लीज़ बॉक्सेस और इन सबको इग्नोर ना करना बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और आपको और पता चलेगा अबाउट द रेवोल्यूशन, अबाउट द चैप्टर। सो इस बॉक्स में बेसिकली दो व्यू हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन और जो रेवोल्यूशन कंट्री साइड पर हुआ था। सो आप जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा दो व्यूज़, दो एक किसी का व्यू एंड दूसरा किसी का व्यू, जो दोनों डिफ़र करते हैं अपनी अपनी जगह पर। नाउ वी वर डूइंग द सिविल वॉर। उसमें हमने करा था कि जब बोल्शेविक्स ने ऑर्डर करा था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो रशियन आर्मी थी वो ब्रेक होने लगी थी क्योंकि सोल्जर्स मोस्टली जो पीजेंट्स थे जो एग्रीकल्चर करते थे वो घर जाना चाहते थे रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पर जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स और सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, उसने बोल्शेविक अपराइजिंग को कंडेम करा और जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया चले गए थे ऑर्गेनाइज करने ट्रूप्स, जिससे वो बोल्शेविक्स, जिनको रेड्स भी बोला जाता है, उसको फाइट करें। नाउ द बोल्शेविक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेड्स बिकॉज बोल्शेविक्स जो थे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे रेड फ्लैग से। ओके, नाउ ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ग्रीन्स कौन थे? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, और वाइट्स थे प्रो सारिस्ट, कंट्रोल करते थे मोस्टली दी रशियन एम्पायर और उनको सपोर्ट करता था फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज़। ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, ये लोग भी सपोर्ट क्यों करते थे? क्योंकि वो डर रहे थे जैसे सोशलिज्म बढ़ रहा था रशिया में, बोल्शेविक इन्फ्लुएंस। As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. अब जैसे कि ये ट्रूप्स आपस में लड़ते रहे, जो बोल्शेविक्स, जो ये ट्रूप्स और बोल्शेविक्स के बीच में जो लड़ाई होती गई वो सिविल वॉर में लीड करी। लूटिंग, बैंडिट्री और फेमाइन कॉमन थे। Now supporters of private property among whites took hardships with peasants who had seized the lands. अब जो whites थे, whites कौन थे? प्रो सारिस, उन्होंने क्या करा? वो मेनली मोनार्की के सपोर्टर्स थे, तो उन्होंने क्या करा? पीजेंट्स को जिन्होंने लैंड उनका सीज कर लिया था, उन्होंने काफ़ी हार्श स्टेप्स उठाए और ये जो एक्शंस थे वो उसने क्या रिज़ल्ट करा? उसने ये रिज़ल्ट करा कि जो पॉपुलैरिटी थी नॉन बोल्शेविक्स की वो कम हो गई और सपोर्ट भी कम हो गए। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। क्या हुआ? जो सपोर्ट था वो कम पड़ गया नॉन बोल्शेविक्स को। By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. और जनवरी 1920 तक जो बोल्शेविक्स थे वही ज़्यादातर रूल करते थे जो फॉर्मर रशियन एम्पायर था उसको। They succeeded due to the cooperation with non-Russian nationalities and Muslim jihadists. अब वो सक्सीड क्यों हुए? वो सक्सीड हुए कोऑपरेशन की वजह से। किसका कोऑपरेशन? जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ थे और मुस्लिम जिहादिस्ट्स थे। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक्स। कोऑपरेशन वहाँ पे अच्छा नहीं है जहाँ रशियन कॉलोनिस्ट ने खुद को ही बोल्शेविक कहना चालू कर दिया। In Khiva, Central Asia, Bolshevik colonies brutally massacred local nationalists in name of defending socialism. अब कोऑपरेशन ज़्यादा सही नहीं हो रहा था जहाँ पे रशियन कॉलोनिस्ट खुद को ही बोल्शेविक्स बुलाने लग गए थे
और सेंट्रल एशिया में जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे, जो अपने आप को जो रशियन कॉलोनिस्ट थे अपने आप को बोल्शेविक्स बुलाने लग गए थे, उन्होंने मैसेकेर कर दिया लोकल नेशनलिस्ट को। मतलब मैसेकेर का मतलब दे किल्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। उनको मार डाला लोकल नेशनलिस्ट को और बोला कि हम ये सोशलिज्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जो लोग थे वो कंफ्यूज हो गए कि बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट क्या कर रही है, मतलब कि बोल्शेविक गवर्नमेंट सही भी है कि नहीं। सो दीज आर टाइम्स ऑफ व्हेन पीपल क्वेश्चनड। So cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. In Khiva in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending nationalism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. कि Bolshevik government represent करती क्या है। Partly to remedy this, most non-Russian nationalities were given political autonomy in the Soviet Union (USSR). The state of Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. So, इसको रेमेडी करने के लिए जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ थी उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई। ऑटोनॉमी का मतलब होता है द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स, मतलब वो खुद अपने आप को गवर्न कर सकते हैं। तो जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ थी उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई थी यूएसएसआर के अंदर। यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर एक स्टेट थी जो बोल्शेविक्स ने क्रिएट करी थी रशियन एम्पायर से, और ये दिसंबर 1922 में हुआ था। But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local governments to follow, like the hard discouragement of nomadism. Nomadism का मतलब होता है lifestyle of those who do not live in one place but move from one area to earn their living. अब उनका कोई घर नहीं होता है, वो एक एरिया से एक एरिया घूमते रहते हैं, उनको नोमैड्स बोला जाता है। वो ये इसलिए करते हैं जिससे वो पैसा कमा सकें, अर्न देयर लिविंग, अपनी लिविंग कर सकें। सो अब उन्होंने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी तो दे दी थी, पर ये जो चीज़ है ऑटोनॉमी की वो कंबाइन हो रही थी अनपॉपुलर पॉलिसीज़ से, क्योंकि बोल्शेविक्स जो थे वो लोकल गवर्नमेंट को फोर्स करते थे कि वो डिस्करेज करे नोमैड्स को, नोमैडिज्म को डिस्करेज करे। और दीज अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। तो इसी वजह से जो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के ऊपर वो लोग जीत नहीं पा रहे थे, और ये चीज़ सिर्फ पार्टली सक्सेसफुल थी, पूरी सक्सेसफुल नहीं थी। नाउ चिल्ड्रन, दिस सिविल वॉर इन रशिया ये सालों तक चली थी, अप्रॉक्सीमेटली 5 years। सो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं दिया हुआ है, बट देयर वॉज नो टू फाइट्स, मतलब 2-way फाइट नहीं थी, मतलब जैसे एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में फ़ाइट नहीं थी। ये एक्चुअली 3 लोग लड़ रहे थे, 3 कम्युनिटीज़ लड़ रही थी। वन वॉज द रेड आर्मी, द बोल्शेविक्स, उसका लीडर था व्लादिमीर लेनिन। द सेकेंड वर द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, एंड द थर्ड वर द वाइट्स, जिनको द सारिस्ट भी बोला जाता है। ओके, तो जो ग्रीन्स थे वो रेड से भी लड़ रहे थे और वाइट से भी लड़ रहे थे। ओके, सो इट वॉज अ मल्टी पार्टी सिविल वॉर। ओके, एंड ये काफ़ी ईयर्स तक चली है। ओके, एंड अगर आपको सिविल वॉर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू आर फ्री टू आस्क, मतलब किसी भी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क, बट आई वांट कि आपको सिविल वॉर पूरा क्लियर हो। ओके, ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं दिया है सिविल वॉर, बट द सिविल वॉर वॉज अ वेरी मेजर स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रशियन एम्पायर।
ओके, एंड इधर ही USSR, Russia was also called USSR. There is a line in which it is stated USSR. Okay, over here the Soviet Union, USSR, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. So what was USSR? It was the Soviet Union, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. Okay, and please do these new words. And there is again a source B, जिसमें सेंट्रल एशिया ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन 2 व्यूज़ भी लिखा हुआ है. सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दीज बॉक्सेस. आपको न्यू वर्ड्स तो लर्न करने ही करने हैं और साथ में आपको ये सोर्स भी पढ़ना है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. During the Civil War, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. अभी हमने देखा था कि what changes did have after revolution में, कि आफ्टर रेवोल्यूशन जो चेंजेस थे उसमें एक ये भी चेंज था कि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था. सो सिविल वॉर के दौरान भी जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज रखा हुआ था. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. उन्होंने peasants को permit करा हुआ था कि वो land को cultivate करें जिसको socialize कर दिया गया है. Okay? Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. उन्होंने कुछ लैंड कन्फिस्केट करा, मतलब अपने कब्जे में करा, और उससे उसको डेमो दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कलेक्टिव वर्क कैसे कर सकते हैं और क्या होता है. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5-year पीरियड. एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस करी गई थी. उसमें ऑफिशियल्स को असेस करा जाता था कि इकोनॉमी कैसे वर्क कर सकती है और 5-year टारगेट्स रखे जाते थे कि जो 5 years में गवर्नमेंट को पूरे करने हैं, ऑफिशियल्स को पूरे करने हैं. ऑन द बेसिस दे मेड द 5-year प्लान्स, और उसी बेसिस पर वो 5-year प्लान्स बनाते थे. और अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस. की सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो इंट्रोड्यूस करी गई थी वो ये सब देख के करी गई थी कि कौन से टारगेट्स रखने हैं, उनको अकम्प्लिश करना है 5-year प्लान में. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. अब गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिए जिससे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट कर सके ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 plans. नाउ अगेन आई डोंट वांट कि आप बॉक्स 4 को भी इग्नोर करो. यू हैव टू रीड. मैं रीड नहीं करती हूँ इन दी वीडियो बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस बट इट इज़ पार्ट ऑफ योर नॉलेज. तो आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी चाहिए. एंड रीड दिस बॉक्स 4. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन बॉक्सेस ऑल्सो आई एम देयर टू हेल्प यू. मैं हेल्प करूँगी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर ये आपको खुद करना होगा. ओके. Now 1927 to 1932 and 1933 to 1938. Centralized planning led to economic growth. Centralized planning से economic growth बढ़ रही थी. Industrial production increased between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. New factory cities came into being. अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हुआ 1929 से लेकर 1930 तक, और 100% तक इंक्रीज़ हुआ ऑयल, कोल और स्टील के मामले में. ठीक है. और न्यू फैक्ट्रीज आई सिटीज़ में. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस.
अब रैपिड कंस्ट्रक्शन तो हो रहा था, इसकी वजह से पुअर वर्किंग कंडीशंस डेवलप हो रहे थे। इन द सिटी Magnitogorsk, the construction of steel plant was achieved in 3 years. अब in this city Magnitogorsk, इसमें कंस्ट्रक्शन एक स्टील प्लांट का चल रहा था जिसको 3 साल में ही सिर्फ अचीव कर लिया गया था। Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. अब वर्कर्स की बहुत हार्ड लाइव्स हो रखी थी इसी चक्कर में, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, सिर्फ 1 साल में ही 550 स्टॉपेजेस हुए थे, मतलब वर्कर्स ने स्ट्राइक करी थी। लिव इन द लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. Now अब you can imagine, अब हमारे एरिया में इंडिया में एट ओवर हियर इन कानपुर ज़्यादा से ज़्यादा इन विंटर्स इट गोज़ टू अबाउट 0 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे। एंड वी नो कि कितनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, अगर -1 में भी चला जाता है तो इट इज़ वेरी कोल्ड। ओके, नाउ ओवर हियर इन रशिया, जो पहले से इतनी कोल्ड कंट्री है, वहाँ पे जब -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता था तब उनको कितना करना पड़ता था, उनको क्या करना पड़ता था, जो क्वार्टर्स में रहते थे, लिविंग क्वार्टर्स में, विंटर टाइम में जब -40 डिग्री सेल्सियस होता था, उनको 4th फ्लोर से नीचे उतरना पड़ता था, स्ट्रीट को क्रॉस करना पड़ता था, एंड देन दे हैड टू गो टू द टॉयलेट। एंड इट इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसरी, आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। सो यू कैन सी दी all the difficulties that workers had to face, especially in winter. An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. Creches were established in factories for the children of women workers. अब एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप करा गया था जिसमें अरेंजमेंट्स थे कि फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स पढ़ लिख सकें, वो यूनिवर्सिटीज़ में जा सके। क्रेशेज़ व इस्टेब्लिश, क्रेशेज़ आर बेसिकली प्लेसेस जहाँ पे यू कैन लीव योर चिल्ड्रन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और फिर आप उनको ले सकते हो। ओके, इफ़ समबडी हैज़ टू गो टू वर्क, वो अपने बच्चे को एक क्रेशे में छोड़ सकते हैं और काम होने के बाद दे कैन पिक देम अप। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ और यू कैन से ऑफिसेज में ये सर्विसेज हैं भी। सो क्रेशेज़ इस्टेब्लिश करे गए थे फैक्ट्रीज़ में फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, जो वुमेन वर्कर्स थे उनके चिल्ड्रन के लिए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, model living quarters were set up for workers. The effect of all this was uneven, though, since government resources were limited. Now these services are very good, but ये services क्या थी, uneven थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज थी वो कम थी, वो लिमिटेड थी, तो ये बहुत अनइवन थी, मतलब कई जगह पे थी और कई जगह पे नहीं थी। ऑल्दो दीज अरेंजमेंट्स आर वेरी नाइस। So we will do till here only and start the next standardism and collectivization in the next video. और आपको अगर यहाँ तक मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी में कोई दिक्कत है, you are free to ask. I hope that civil war is clear and please do read all these boxes. Okay. Now the first question for the worksheet is, what steps did the government take for the workers? I hope कि आपको इसका आंसर पता है। Okay. The second question is, what did the government do
टू नॉन रशियन नेशनैलिटीज़। इसके 2 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट होगा दैट इट प्रोवाइडेड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी वाला, एंड द सेकंड पॉइंट विल बी फॉर नोमैडिज्म। ओके, दैट इट डिस्करेज नोमैडिज्म। तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है दिस आंसर। इसके 2 पॉइंट्स होंगे। The third question is, what were the working conditions for workers in the factories? इसमें आपको वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी लिखना है और लिविंग क्वार्टर्स के बारे में भी लिखना है। ओके, and I hope I am clear. If you have any doubt, you are free to ask in the group.